कोई खींचता नहीं होगी, कोई खींचता नहीं होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित। चलिए 100 का आंकड़ा रुझान में पार कर लिया है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। इनमें तो जीत का सेहरा के शिवराज सिंह चौहान के सर ही बंधेगा। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर ये प्रदर्शन रहता है तो यकीनन काबिल तारीफ है और अपने आप में एनालिसिस होगा इसका। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे ये भी माना जाएगा ना कि ये परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स को लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि कहीं पर आक्रोश से अगर सरकार बन जाती है तो ये उस सरकार की खामी होती है कि जिस सरकार के खिलाफ लोग, जनता है उसके खिलाफ वोट कर दिया और सरकार बना दी। लेकिन अगर कहीं कोई सरकार अपनी रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब जनता ने उसकी नीतियों पर, उसकी उपलब्धियों पर, उसके कार्यक्रमों पर, उसकी कार्यप्रणाली पर मुहर लगाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि सीएम के नाम पर भी मुहर लगाएगी कि नहीं, इतिहास लिखने का काम करेगी कि इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन राकेश त्रिपाठी छत्तीसगढ़ में पर आप निश्चित रहिए, बिना सीएम के तो राज्य नहीं चलेगा ना। सीएम के नाम पर मुहर भी लगेगी, कौन सीएम बनेगा ये पार्टी तय करेगी। ठीक है राकेश त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पिछड़ना, वो राज्य जिसका ऐलान आपकी सरकार ने किया था, वाजपेयी जी ने, तेलंगाना में आप सिर्फ 3 सीटों पर आगे हैं। लोकसभा चुनाव में इससे ज्यादा सीटें आपने जीती थी। क्या आपको लगता है कि मंथन करने की जरूरत है, कहां कमी रह गई? देखिए, मैं देख रहा हूं आपकी टैली जिस तरह से बढ़ती हुई दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब 31 सीटों तक पहुंचती हुई दिख रही है। आप याद करेंगे 2018 के परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 15 सीटें मिली थी। 31 सीटों तक पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के अच्छे परफॉर्मेंस को दिखा रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये परिणामों में तब्दील होगा ना, अभी ये रुझान है, जब ये रुझान परिणामों में तब्दील होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उलट स्थिति करते हुए आएगी और सरकार बनाने की अवस्था में भारतीय जनता पार्टी। 1 घंटे की बात और है, लगातार ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के जो टैली है उसको हम डिस्कस करें, यहाँ पर मनोज जी 105 सीटें, 18 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी आप इतनी टफ फाइट वहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपके विधायक भी नाराज हो सकते हैं, जनता में भी एक फटीग हो सकता है। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, अगर यही नतीजे तब्दील होते हैं तो शिवराज सिंह चौहान एक और बड़े नेता के तौर पर सामने आएंगे। हाँ देखिए, फिलहाल इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। इस इलेक्शन में अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ऐसा कोई इशू नहीं था जिसके दम पर कि ये इलेक्शन वो कॉन्टेस्ट करते। और शिवराज सिंह के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का किसी भी तरीके का इशू नहीं था। और आप देखिएगा कि उनकी जो लाडली बहना स्कीम है और महिलाओं के लिए जो उन्होंने सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए और उसको जिस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, मेरे ख्याल से उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज के जो भी रिजल्ट होंगे उस पर होगा। शिवराज सिंह चौहान ने फ्रंट से लीड किया बाद में और 165 उन्होंने जो रैलियां हैं वो करी और हमारे रिपोर्टर्स कहते थे कि सबसे ज्यादा डिमांड शिवराज सिंह चौहान की थी। ठीक है, लेकिन इस वक्त की जो टैली है शुरुआती एनकेसर, इसके मुताबिक 3 राज्यों में बहुमत के रुझान आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बेहद करीब है, लेकिन राजस्थान में आप देखें तो राजस्थान में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल कर चुकी है। तेलंगाना में शुरुआती रुझान में लगभग बहुमत के पास यहां पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। क्या अब जब 9 बजने जा रहे हैं यही शुरुआती रुझान आगे कंटिन्यू करता हुआ नजर आता है या अगले 1 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी, बदलाव भी हो सकता है? इसमें एक चीज है अनुराग की अगर किसी पार्टी के बारे में, किसी स्टेट के बारे में कहा जा सकता है डेफिनेटिवली, तो वो है तेलंगाना। आप देखें तो तेलंगाना में कांग्रेस का आना, जो लीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है जी। इस समय अगर आप देखें अपने स्क्रीन पे तो 90 सीटों पे कांग्रेस, 60 सीटों पे कांग्रेस आगे है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये उसी तरह छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें जो पिछले 15 मिनट में बीजेपी ने थोड़ा सा आगे बढ़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लीड है वो कांग्रेस की लगातार बनी। ठीक है, इनके सर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत जोड़ो अभियान के। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र सर आपका न्यूज नेशन पर। ये जो आज 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, क्या योगेंद्र सर इसको 2024 का सेमीफाइनल आप मानते हैं? देखिए, सेमीफाइनल वाला मुहावरा तो बहुत पुराना हो गया और मैं नहीं समझता कि बहुत सही मुहावरा है, क्योंकि सेमीफाइनल से ये तय होता है कि फाइनल में कौन पहुंचेगा, लेकिन हमें तो पता है ना फाइनल में कौन है। तो और बार बार हमने देखा है, 2018 में भी देखा, 2013 में भी देखा कि उसका कोई सीधा नतीजा नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूं कि इस चुनाव का एक महत्व है, इसकी एक परछाई हम 2024 में देख सकते हैं।
जब ये चुनाव शुरू हुआ आज से 2-4 महीने पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सबसे ज्यादा उम्मीद है, मध्य प्रदेश में उससे कम, राजस्थान को उससे कम मैं कहता, और तेलंगाना में मैं कहता कि देखिए अगर कांग्रेस सेकंड आ जाती है तो बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। लेकिन जब चुनाव हुए तो उसके बाद पूरी सिचुएशन बदल गई है जी। तेलंगाना में कांग्रेस की सबसे अच्छी स्थिति है और अब तक जो रुझान आ रहे हैं उससे लगभग स्पष्ट है कि कांग्रेस एक जो मैंने कहा भी था, मैंने लिखा भी था कि कांग्रेस के पक्ष में एक आंधी चल रही है वहां तेलंगाना में। जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है मोटे तौर पे बरकरार है, हालांकि कांग्रेस को जितना मार्जिन पिछली बार मिला था वो इस बार नहीं मिल रहा है, उससे कम आ रहा है। फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में संशय चल रहा है, झूल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश जिसमें 3 महीना पहले लग रहा था कि कांग्रेस बड़े आराम से जीत लेगी, वैसी स्थिति नहीं है, पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है जी। इसका चुनाव पर लोग 2024 के चुनाव पर जो परिणाम होगा, 2-3 परिणाम मैं देख सकता हूं। पहला ये कि दक्षिण भारत से एक तरह से बीजेपी के लिए गुड बाय टाटा हो गया है, क्योंकि कर्नाटका में हारे और तेलंगाना जहां बीजेपी की बहुत उम्मीद थी और एक समय बीजेपी ने बहुत कोशिश और रिसोर्सेज लगाए थे कि तेलंगाना से एंट्री मिल जाएगी अगर कर्नाटका बंद हुआ, तो वहां भी बंद हो रहा है। तो पूरे दक्षिण भारत में इस वक्त बीजेपी के पास कोई दुर्ग नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट नहीं है। जो 3 राज्यों के अभी परिणाम आने हैं, अगर कांग्रेस यहां पे 3 में से 2 निकाल लेती है, समझिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस उत्साह से चुनाव में जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी तीनों पिक कर लेती है तो जाहिर है बीजेपी बहुत उत्साह से जाएगी। इसका मॉरल एक तरह से बढ़कर के उत्साह पे ज्यादा असर होता है, सीधे सीधे चुनाव परिणाम पे असर होता है, ऐसा नहीं है उत्तर भारत में। लेकिन योगेंद्र जी, एक सवाल मेरा भी कि शुरुआत में जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पे लग रहा था कि कांग्रेस को एडवांटेज है और तमाम जो शुरुआती रुझान आ रहे थे, जो एग्जिट पोल्स उस वक्त के आ रहे थे, ओपिनियन पोल्स, वो एडवांटेज कांग्रेस दिखा रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद यहां पर हम एज बीजेपी देख रहे हैं या फिर क्लोज फाइट देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति देख रहे हैं। आखिर क्या फैक्टर्स रहे, जो बात अभी आप भी कह रहे थे कि ये एडवांटेज कांग्रेस से क्लोज फाइट या एडवांटेज बीजेपी में तब्दील हो गया? मैं समझता हूं पोस्टमार्टम के लिए तो थोड़ा सा हमें अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन पे जो देख रहा हूं उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है क्लियरली, कुछ 48 सीट के करीब दिखा रहा है 82 में से जी। मध्य प्रदेश में जरूर एक बात हम अभी से कह सकते हैं कि जिस तरह की जीत कांग्रेस के लिए प्रोजेक्टेड थी 3 महीने पहले, कम से कम वैसी जीत तो नहीं होने वाली है और संभावना है कि हार हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में कुछ जरूर बदला है जिससे हम सब हैरान हैं। मैं समझता हूं 2-3 चीज उसमें हुई हैं। पहला तो ये कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो लाडली बहन योजना वाला अपना कार्ड खेला और जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट आचार संहिता के बाद भी पहुंचाई गई, मैं वैसे हैरान हूं इन चीजों से जी, क्योंकि तेलंगाना में उसी चुनाव आयोग ने रायतू बंधु की इंस्टॉलमेंट देने से रोक दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में चलता है, वो दिया गया, उसका एक असर हुआ। और उसके अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत ऊर्जा लगाई चुनाव लड़ने में जी, वो फैक्टर हो सकता है। मगर सच बताऊं तो मैं अभी भी थोड़ा हैरान हूं कि कांग्रेस 2018 में लगभग जीतने के बाद 4 साल तक बीजेपी ने कोई बहुत शानदार सरकार तो चलाई नहीं, उसके बाद बीजेपी के 4-5% वोट बढ़ जाएं, ये अभी भी मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं योगेंद्र सर। लेकिन उत्तर भारत के इन 3 राज्यों में से अगर 2 राज्यों में बीजेपी जीतती है, जैसा कि आपने बताया, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इंडिया गठबंधन में जो तनाव है, तनातनी है, वो ज्यादा बढ़ेगी? क्या इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन के अंदर भी उसको लेकर सवाल खड़े होंगे? कांग्रेस पार्टी की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है बाकी राज्यों में, वहां कुछ दिक्कत आएगी?
देखिए, ये 3 राज्य मुख्यतः गठबंधन के राज्य नहीं है जी। मुख्यतः तीनों कांग्रेस के राज्य हैं। यहाँ छोटा छोटा कहीं पे सपा का थोड़ा सा रोल है, कहीं सीपीएम का थोड़ा सा रोल है, मगर मेनली ये बीजेपी कांग्रेस स्टेट है। तो उस लिहाज से इंडिया गठबंधन का टेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस 3 में से 2 राज्य जीतती है, कांग्रेस की हैसियत बढ़ेगी, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में दावा बढ़ेगा और उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस इसका इस्तेमाल ज्यादा अपने अहंकार के लिए नहीं करेगी, वो समझदारी की बात रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों हार जाती है तो जाहिर है कांग्रेस के लिए सदमा होगा, सेटबैक होगा और उससे राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का दबदबा थोड़ा सा कम होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये योगेंद्र जी, कांग्रेस ऑन द कमबैक का सवाल है जी। तेलंगाना से कांग्रेस ऑन द कमबैक की पुष्टि होती है जी, लेकिन बाकी जगह होगी या नहीं देखना है जी। अगर एक, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दबाजी है, हमें इंतजार करना होगा 1 से 1.5 घंटे और क्लियर पिक्चर के लिए। लेकिन एक हाइपोथेटिकल जो स्थितियां रुझान से आ रही हैं, अगर राजस्थान छत्तीसगढ़ में यहां पर बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब होती है तो ब्रांड मोदी को किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे? क्योंकि दोनों ही जगह तमाम दबावों के बावजूद भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट रनर के तौर पे कैंपेनिंग कर रहे थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो की। मैं समझता हूं इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है जी। और ये मैं विचित्र चीज देखता हूं आमतौर पे मीडिया के एनालिसिस में कि अगर जीत गए तो ब्रांड मोदी, हार गए तो ब्रांड मोदी पे कोई असर नहीं होगा। नहीं, दोनों सवाल है सर। है मेरे ख्याल में। नहीं, मेरी तरफ से दोनों सवाल है। बीजेपी अगर जीत जाती है, जी मैं समझता हूं दोनों में ही मैं सीधे सीधे ब्रांड मोदी से, क्योंकि देखिए ये तीनों सच बात ये है कि ये चारों चुनाव मोदी या बीजेपी के राष्ट्रवाद के प्लैंक के ऊपर नहीं लड़े गए। सच बात यह है कि बीजेपी बार बार ये कोशिश करती रही है, प्रचार भी करती रही है कि बस जो भी होगा अंत में मोदी जाएंगे, सब कुछ पलट जाएगा। ये हमें बिहार में भी बताया गया था, ये हमें बंगाल में भी बताया गया था, ये हमें कर्नाटका में भी बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूं कि ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी हारे या बीजेपी जीते, ये न तो मोदी जी की सफलता है ना उनकी विफलता है। अगर बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश जीतती है तो बीजेपी के लिए सफलता है, कांग्रेस के लिए धक्का है। ठीक है। मैं इसे सीधे सीधे ब्रांड मोदी की सफलता या विफलता से नहीं जोड़ता और ये बार बार साबित हुआ है। लेकिन योगेंद्र सर, अगर इन 3 उत्तर के राज्यों में से 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा जो इन राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष ने उठाया, वो मुद्दा कहीं कमजोर पड़ जाएगा? मतलब वो मुद्दा वोट नहीं दिलवा पा रहा है, ये मैसेज जाएगा? दरअसल मुझे लगता है कि वो मुद्दा पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। कारण ये है कि वास्तव में जाति जनगणना की बात तो की गई, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मुद्दा पहुंचा। जब मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा था, राजस्थान में घूम रहा था, तो ज्यादातर वोटर को या कांग्रेस के अपने सपोर्टर को भी पता हो ऐसा मुझे नहीं लगा। तो अभी तक इस मुद्दे के बारे में ऊपर से चर्चा हुई है, लेकिन ये मुद्दा नीचे तक पहुंचा नहीं है। और अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो ये भी संभव है कि कांग्रेस लीडरशिप तय करे कि हाँ भाई, अब हमें गंभीरता से इसे उठाना है। अगर लोकसभा चुनाव में जीतना है तो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना है। तो इसलिए डायरेक्टली, क्योंकि ये कार्ड चला नहीं, मुख्यतः ये वहां की सरकारों की परफॉर्मेंस के ऊपर चुनाव हो रहा है। जी। एक कुल मिला के राष्ट्रीय, कम से कम जाति जनगणना जैसा मुद्दे पे चुनाव हुआ हो ऐसा मुझे लगा नहीं। ठीक है योगेंद्र जी बोल रहा हूं, मुझे एक चीज लग रही है, इसमें शायद आप भी सुधार करें कि इन 5 राज्यों में और खास करके इन 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जातिवादी जो समीकरण है वो बहुत उतने प्रोमिनेंट नहीं है जितना वो यूपी और बिहार में होते हैं। शायद ये भी वजह रही हो कि जाति जनगणना वाला मुद्दा नहीं आ पाया। सिंह साहब, राजस्थान में जाति के समीकरण काफी महत्वपूर्ण हैं और कई मायनों में राजस्थान का चुनाव बड़े स्थानीय जातीय समीकरणों पे खेला जा रहा है।
लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मगर मैं समझता हूं अभी भी कांग्रेस की तरफ से जातीय जनगणना की बात तो की गई है जी, लेकिन कहीं भी कांग्रेस ने नीचे के लेवल पे इस मुद्दे को पहुंचाने की कोशिश की हो जी, ऐसा मुझे नहीं लगा। तेलंगाना में भी नहीं लगा। तेलंगाना वैसे तो बैकवर्ड क्लासेस का स्टेट है जी, और बीसी पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, मगर कांग्रेस ने बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे को, जाति जनगणना को तेलंगाना में भी उठाया हो ऐसा मुझे नहीं लगा। तो कांग्रेस की जीत भी इस वजह से नहीं हो रही और कांग्रेस की हार अगर होती है तो वो भी इस वजह से नहीं। योगेंद्र सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा जी, योगेंद्र सर, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, अगर लाडली योजना के चलते मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बहुमत के नजदीक पहुंच रहे हैं या बीजेपी बहुमत के नजदीक पहुंच रही है, तो राजस्थान में 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, सस्ता सिलेंडर, मुफ्त अनाज देकर अशोक गहलोत क्यों पिछड़ रहे हैं? क्या वेलफेयर स्कीम ही इस चुनाव का आधार है, और अगर है तो दोनों जगहों पर अंतर क्या नजर आता है सर आपको? वेलफेयर स्कीम तीनों राज्यों में खेली गई जी, छत्तीसगढ़ में भी, जहां भूपेश बघेल जी ने खासतौर पे धान का दाम दिया और दूसरी तमाम योजनाएं लागू की। मध्य प्रदेश में लाडली बहन और दूसरी कुछ योजनाएं। उस लिहाज से अगर देखें तो राजस्थान इन सब पे भारी पड़ता है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की योजनाएं सिर्फ घोषणा नहीं हुई, वास्तव में लागू